गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स वीडियोस बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, एक बात सोचिए। एक बहुत बड़ी कंपनी, मान लीजिए एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है। सेल्स वाले वायलिन बजा रहे हैं एकदम तेज और ऊंची धुन में। प्रोडक्शन वाले ड्रम पीट रहे हैं एक तय मजबूत ताल पर। और जो फाइनेंस वाले हैं वो पियानो पर हैं, पर उनके पास सुरों की एक गिनती है, मतलब सीमित संख्या है। अब अगर इन सबको एक साथ एक ही गाना बजाने को कहा जाए तो क्या होगा? एक शानदार धुन बनेगी या फिर बस कान फाड़ देने वाला शोर? हाँ, ये ऑर्केस्ट्रा वाला उदाहरण एकदम सटीक है। आज हम इसी मैनेजमेंट के ऑर्केस्ट्रा को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो बजट कोऑर्डिनेशन और कमिटी मैनेजमेंट के बारे में है। ये सुनने में हो सकता है थोड़े सूखे विषय लगे, पर असल में ये वो शीट म्यूजिक और कंडक्टर है जो किसी भी कंपनी को शोर मचाने से रोकते हैं। तो चलिए इस कॉर्पोरेट सिम्फनी की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। और देखिए, असल में हर विभाग अपनी नजर से कंपनी का भलाई सोच रहा होता है। हाँ। सेल्स टीम को लगता है ज्यादा बेचेंगे तो कंपनी आगे बढ़ेगी। प्रोडक्शन टीम को लगता है अगर मशीनें ठीक से नहीं चली तो सब ठप हो जाएगा। कोई भी गलत नहीं है, लेकिन जब तक कोई इन सब अलग अलग धुनों को एक साथ लाने वाला ना हो तब तक लक्ष्य हासिल करना नामुमकिन है। हमारे दस्तावेज इसी मुश्किल का हल बताते हैं और इसमें दो मुख्य कलाकार हैं। एक है बजट कोऑर्डिनेशन, मतलब वो प्रक्रिया जो सबको एक सुर मिलाती है, और दूसरी है बजट कमेटी, यानी वो लोग जो इस पूरे ऑर्केस्ट्रा को डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले शीट म्यूजिक की बात करते हैं। ये बजट कोऑर्डिनेशन आखिर है क्या? आसान भाषा में इसका मतलब सिर्फ विभागों के बजट को जोड़ देना है या कुछ और भी है? नहीं, सिर्फ जोड़ना नहीं बल्कि एक दूसरे से गूंथना है। कोऑर्डिनेशन का मतलब ये पक्का करना है कि हर विभाग का जो बजट है वो दूसरे विभागों की हकीकत से मेल खाता हो। दस्तावेज में एक बहुत सीधी सी चेतावनी दी गई है कि इसके बिना क्या हो सकता है। मान लीजिए सेल्स टीम कहती है हम 1 लाख फोन बेचेंगे। ठीक है। प्रोडक्शन टीम कहती है हमारे पास तो सिर्फ 70,000 बनाने की क्षमता है। और फाइनेंस टीम कहती है 1 मिनट, हमारे पास तो सिर्फ 50,000 फोन का कच्चा माल खरीदने के पैसे हैं। तो नतीजा होगा भ्रम, संसाधनों की बर्बादी और विभागों में आपसी मनमुटाव। बिल्कुल। यानी कोऑर्डिनेशन वो प्रक्रिया है जो इन तीनों को एक ही कमरे में बिठाकर कहती है चलो सच का सामना करते हैं। तो फिर ये प्रक्रिया शुरू कैसे होती है? मतलब कौन तय करता है कि पहला सुर कौन लगाएगा? यहीं पर एक बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है जिसे दस्तावेज मुख्य कारक या की फैक्टर कहते हैं। ये वो शुरुआती बिंदु है जिसके आधार पर बाकी सब कुछ तय होता है। ज्यादातर कंपनियों के लिए बिक्री यानी सेल्स होती है। अच्छा। तर्क ये है कि आप उतना ही बनाएंगे या खरीदेंगे या खर्च करेंगे जितना आप बेच सकते हैं। तो सबसे पहले सेल्स टीम अपना अनुमान लगाती है कि बाजार में मांग कितनी है। यही वो पहला सुर होता है जिसे बाकी पूरे ऑर्केस्ट्रा को फॉलो करना होता है।
अच्छा, तो सेल्स ने धुन तय कर दी, इसके बाद क्या होता है? क्या बाकी विभाग बस चुपचाप उसे फॉलो करने लगते हैं? मुझे नहीं लगता ये इतना आसान होता होगा। बिल्कुल नहीं। यहीं से तो असली काम शुरू होता है। दस्तावेजों में इसकी एक 5 चरणीय प्रक्रिया बताई गई है। पहला कदम है टॉप मैनेजमेंट का बड़े लक्ष्य तय करना, जैसे इस साल 20% ग्रोथ चाहिए। दूसरा, जैसा हमने बात की, मुख्य कारक यानी सेल्स का अनुमान लगाना। और तीसरा कदम है कि हर विभाग इस सेल्स के अनुमान के आधार पर अपना अपना ड्राफ्ट बजट बनाएगा। प्रोडक्शन का बजट, मार्केटिंग का बजट, एचआर का, वगैरह वगैरह। और चौथा कदम, मुझे अंदाजा है कि यहीं पर असली टकराव होता होगा, समीक्षा और समायोजन। ये सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है, पर दस्तावेज इशारा करते हैं कि 90% लड़ाइयां यहीं होती हैं। ये वो पल है जहां एक विभाग का सपना दूसरे विभाग की हकीकत से टकराता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। चौथा कदम ही इस पूरी प्रक्रिया का दिल है। यहीं पर सारे बजट एक साथ मेज पर रखे जाते हैं और उनकी, आप कह सकते हैं, चीरफाड़ होती है। यहां सवाल पूछे जाते हैं, क्या सेल्स के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमारे पास प्रोडक्शन की क्षमता है? क्या उसके लिए कच्चा माल खरीदने और लोगों को काम पर रखने के लिए पैसा है? अगर सेल्स टीम कह रही है कि उन्हें मार्केटिंग पर 5 करोड़ खर्च करने हैं, तो क्या फाइनेंस टीम इसकी इजाजत दे सकती है? ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं रह जाता। ये बातचीत, मोलभाव और कभी-कभी तो विभागों के बीच एक छोटी-मोटी जंग का मैदान बन जाता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कंपनी 10,000 यूनिट बेचना चाहती है। सेल्स ने ये लक्ष्य रख दिया। अब प्रोडक्शन वाला कहता है, ठीक है, हम 10,000 बना तो देंगे, पर हमारी एक मशीन पुरानी हो गई है, उसे अपग्रेड करना पड़ेगा, जिसके लिए 20 लाख एक्स्ट्रा लगेंगे। तभी फाइनेंस वाला कहता है, 20 लाख तो नहीं है, हम सिर्फ 10 लाख दे सकते हैं। अब क्या होगा? बहुत बढ़िया सवाल। अब होगा समायोजन। हो सकता है सेल्स टीम से कहा जाए कि वो अपने ट्रैवल बजट में कटौती करें, या प्रोडक्शन टीम से कहा जाए कि वो मशीन अपग्रेड करने के बजाय उसकी मरम्मत से काम चलाएं, या फिर टॉप मैनेजमेंट से कहा जाएगा कि मुनाफे का लक्ष्य थोड़ा कम करें और वो 10 लाख रुपए दें। कोई एक आसान जवाब नहीं होता। इसी बहस और मोलभाव के बाद एक बीच का रास्ता निकाला जाता है, और जब सब विभाग एक दूसरे के बजट पर सहमत हो जाते हैं, तब पांचवा और आखिरी कदम आता है इन सबको मिलाकर एक मास्टर बजट बनाना और उसे मंजूरी देना। वाह! यही वो फाइनल शीट म्यूजिक है जिसे साल भर सब फॉलो करेंगे। ये पूरी प्रक्रिया कागज पर तो बहुत अच्छी लगती है, एकदम परफेक्ट। लेकिन असल दुनिया में जब सेल्स और प्रोडक्शन के आंकड़ों में जमीन आसमान का फर्क हो, और बात सिर्फ नंबरों की नहीं बल्कि लोगों के, मतलब ईगो की भी हो, तो वो कौन है जो कमरे में मौजूद लोगों को एक फैसले पर लाता है? कोई तो होगा जो इस ऑर्केस्ट्रा को कंट्रोल करता होगा। बिल्कुल। और यहीं पर कहानी का दूसरा और सबसे शक्तिशाली किरदार आता है, बजट कमेटी। ये वो कंडक्टर है जो ये पक्का करता है कि सब अपनी अपनी धुन में ना बजाएं, बल्कि एक साथ मिलकर एक सिम्फनी तैयार करें। ये कमेटी कोई छोटी मोटी टीम नहीं होती। दस्तावेजों के मुताबिक इसमें कंपनी के सबसे बड़े अधिकारी शामिल होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर या सीईओ, जो इसके अध्यक्ष होते हैं, और उनके साथ सेल्स, प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग जैसे सभी बड़े विभागों के हेड। तो ये कमेटी सिर्फ बजट को हाँ या ना कहने के लिए नहीं बैठती, इनका काम इससे कहीं ज्यादा है। कहीं ज्यादा। ये सिर्फ जज नहीं है, ये कोच, रेफरी और कभी कभी तो मध्यस्थ भी होते हैं। इनके काम की लिस्ट बहुत लंबी है। सबसे पहले ये बजट बनाने के नियम तय करते हैं, जैसे बजट कब तक जमा करना है, किस फॉर्मेट में जमा करना है, वगैरह। फिर ये हर विभाग के बजट की गहराई से समीक्षा करते हैं, ये देखने के लिए कि मांगे कितनी जायज हैं और अंदाजे कितने प्रैक्टिकल। और सबसे जरूरी काम, मतभेदों को सुलझाना। हाँ, इनका सबसे जरूरी काम है विभागों के बीच के मतभेदों को सुलझाना। जब सेल्स और प्रोडक्शन के हेड किसी बात पर अड़ जाते हैं, तो ये कमिटी ही बीच का रास्ता निकालती है। दस्तावेजों में एक और दिलचस्प किरदार का जिक्र है, बजट ऑफिसर। ऐसा लगता है कि ये इस पूरी कहानी का गुमनाम हीरो है। ये कौन होता है? ये बहुत अच्छी बात आपने नोटिस की। बजट ऑफिसर इस पूरी प्रक्रिया की रीढ़ की हड्डी है। वो किसी एक विभाग का नहीं होता, बल्कि सीईओ या फाइनेंस हेड को रिपोर्ट करता है। उसका काम है सभी विभागों से डेटा इकट्ठा करना, उन्हें एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाना, कमेटी के सामने पेश करना और मीटिंग के मिनट्स तैयार करना। वो एक न्यूट्रल खिलाड़ी की तरह है जो ये पक्का करता है कि कमेटी के पास फैसला लेने के लिए सारी सही जानकारी हो। एक तरह से आंकड़ों का अनुवादक। बिल्कुल, जो सेल्स की भाषा को फाइनेंस की भाषा में और प्रोडक्शन की भाषा को मैनेजमेंट की भाषा में समझाता है। एक अच्छा बजट ऑफिसर आधी लड़ाई तो यूं ही सुलझा देता है।
तो चलिए उस उदाहरण पर वापस चलते हैं जहां सेल्स मैनेजर 50 लाख की बिक्री का अनुमान लगा रहा है, प्रोडक्शन वाला कह रहा है कि क्षमता कम है और फाइनेंस वाला कह रहा है कि फंड सिर्फ 40 लाख का है। इस कमरे में बजट कमेटी क्या करेगी? वो इस गांठ को कैसे सुलझाएगी? अब कमेटी सिर्फ नंबर नहीं देखेगी, वो रणनीति पर बात करेगी। वो सेल्स मैनेजर से पूछेंगे ये 50 लाख का आंकड़ा आया कहाँ से? क्या हमारे पास कोई नया बड़ा क्लाइंट है या आप बस उम्मीद कर रहे हैं? वो प्रोडक्शन मैनेजर से पूछेंगे क्षमता बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा? क्या एक और शिफ्ट चलाने से काम हो जाएगा? अच्छा। और वो फाइनेंस मैनेजर से पूछेंगे अगर हम बाहर से 10 लाख का लोन ले लें तो उसका हमारी लागत पर क्या असर पड़ेगा? इस चर्चा के बाद शायद वो तय करे कि इस साल का लक्ष्य 45 लाख रखते हैं, जिसके लिए प्रोडक्शन को थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी होगी और फाइनेंस को थोड़ा ज्यादा फंड देना होगा। उन्होंने सिर्फ एक नंबर तय नहीं किया, उन्होंने कंपनी के लिए एक साझा, एक व्यावहारिक रास्ता बनाया। ये दिखाता है कि कैसे कमेटी सैद्धांतिक योजनाओं को जमीनी हकीकत में बदलती है। सही बात। ठीक है, तो अब इन दोनों चीजों को एक साथ रखकर देखते हैं। एक तरफ है बजट कोऑर्डिनेशन, जो एक प्रक्रिया है, और दूसरी तरफ है बजट कमेटी, जो लोगों का एक समूह है। अगर किसी को एक चुनना हो तो ज्यादा जरूरी क्या है, एक अच्छी प्रक्रिया या अच्छे लोग? ये तो वही सवाल हो गया कि खेल ज्यादा जरूरी है या रेफरी। देखिए, दस्तावेजों से जो निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। कोऑर्डिनेशन जो है वो खेल का मैदान और नियम पुस्तिका है, वो एक ढांचा देता है ताकि सब लोग एक ही तरीके से खेलें। ठीक है। लेकिन बजट कमेटी वो रेफरी है जो ये देखता है कि खेल नियमों के हिसाब से हो, कोई बेईमानी ना हो, और जब खिलाड़ी आपस में भिड़ जाएं तो वो आकर फैसला सुनाए। एक अच्छी प्रक्रिया एक औसत कमेटी को भी सही दिशा में रख सकती है, पर एक बेहतरीन कमेटी एक कमजोर प्रक्रिया के खामियों को भी दूर कर सकती है। तो सबसे अच्छा नतीजा तब मिलता है जब आपके पास नियम भी स्पष्ट हों और उन नियमों को लागू करने वाले लोग भी समझदार और निष्पक्ष हों। बिल्कुल। तो आज की इस गहरी बातचीत का सार क्या निकलता है? मेरे लिए तो सबसे बड़ा सबक ये है कि किसी भी बड़े संगठन को चलाना सिर्फ अच्छे इरादों या मजबूत लीडरशिप का खेल नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी और कभी-कभी बहुत जटिल प्रक्रिया होती है। बजट बनाना सिर्फ हिसाब किताब का काम नहीं है, ये असल में कंपनी के भविष्य के बारे में एक बहुत जरूरी बातचीत है। बिल्कुल। बजट कोऑर्डिनेशन वो बातचीत का मंच तैयार करता है। हाँ। और बजट कमेटी ये सुनिश्चित करती है कि वो बातचीत किसी नतीजे पर पहुंचे। ये दोनों मिलकर संगठन को अंदरूनी खींचतान और अराजकता से बचाते हैं और उसे एक साफ सुथरे रास्ते पर आगे ले जाते हैं। ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है, ये पूरी व्यवस्था एक बुनियादी धारणा पर टिकी है कि मुख्य कारक यानी सेल्स का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन आज की दुनिया में जहां रातों रात कोई नई तकनीक आ जाती है या कोई महामारी पूरी सप्लाई चेन को हिला देती है, वहां क्या एक साल पहले बनाया गया बजट प्रासंगिक रह जाता है? और यहीं पर मैं आज की चर्चा को एक विचार के साथ छोड़ना चाहूंगा। हमने जो कुछ भी डिस्कस किया वो एक स्थिर दुनिया के लिए बनाया गया ढांचा है, लेकिन जब दुनिया खुद ही बहुत तेजी से बदल रही हो तो क्या कंपनियों को इस सालाना बजट की प्रक्रिया को छोड़कर कुछ और सोचने की जरूरत है? क्या भविष्य ऐसी व्यवस्था का है जहां बजट हर 3 महीने में बदला जाए, या जहां टीमों को एक तय बजट देने के बजाय उन्हें जरूरत के हिसाब से फंड दिया जाए? शायद आज के दौर में एक ऑर्केस्ट्रा को सिर्फ एक तय धुन बजाना सिखाना काफी नहीं है। हाँ बिल्कुल, उसे हालात के हिसाब से अपनी धुन खुद बनाना भी सिखाना होगा। बिल्कुल।